Osteoarthritis, musculoskeletal disorder. वेरी गुड। तो उसके कितने टाइप्स थे? आर्थराइटिस के कौन कौन से टाइप थे हम जो हमें पढ़ना है? एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, नेक्स्ट रूमेटोइड आर्थराइटिस है। और क्या हमने पढ़ना था आर्थराइटिस के, बताइए। सेकेंडरी और प्राइमरी आर्थराइटिस। अरे रूमेटाइड आर्थराइटिस, एंकलाइजिंग आर्थराइटिस, गाउट है, ठीक है। चलो, जब मैं पूछूंगा तो फिर आप लोग म्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट मत कीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या और वॉइस क्लियर है? स्क्रीन शॉट, हाँ जी सर, क्लियर। ठीक है, चलो अभी हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा था। सेकेंड वन इज रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसको बेसिकली मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे ज्वाइंट्स में, स्मॉल ज्वाइंट्स इसमें इन्वॉल्व रहेगा। रिमेम्बर, क्वेश्चन आ सकता है रूमेटाइड आर्थराइटिस में कौन से ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, नी, एंकल, एल्बो, इस तरह का। और उसमें कुछ कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इस तरह के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, फिंगर्स। तो कौन से ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? स्मॉल ज्वाइंट्स, जैसे कि फिंगर्स, जो हमारे फ्लेंजेस हैं, उसके जो ज्वाइंट्स हैं, उंगलियों के बीच में जो मूर्तियां, हड्डियां, ठीक है। या फिर पैरों के जो टोज के जो फिंगर्स के जो उंगलियों के ज्वाइंट्स हैं, वहां पे रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है जनरली। आपने देखा होगा बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, टेढ़ापन, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, छोटे छोटे गांठे बन जाती हैं। दिस इज रूमेटाइड आर्थराइटिस, गॉट इट। और उस ज्वाइंट में क्या होता है कि स्पेस कम हो जाएगा। देखो, एक हेल्दी, दिस द हेल्दी ज्वाइंट, अनदर वन इज रूमेटाइड आर्थराइटिस का सिम्टम्स है। हेल्दी में देखो कितना क्लीन है, और उसमें इरोजन आएगा और स्वेलिंग इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, रेड जहां दिख रहे हो, यहाँ पे देखो रेडनेस है, स्वेलिंग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे कार्टिलेज है उसमें भी देखो ये ब्रेक डाउन हुआ है, इरोजन हुआ है, व्हाट इट। और दोनों के बीच, दोनों ज्वाइंट्स के बीच में स्पेस कम है, स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होने की वजह से भी क्या होगा, ज्वाइंट्स आपस में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ज्वाइंट्स आपस में रगड़ खाएंगे, तो जिसके वजह से भी इरोजन होता है। स्मॉलर ज्वाइंट्स इन्वॉल्व फर्स्ट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिमेट्रिकल ज्वाइंट। सिमेट्रिकल, जैसे कि हमारे दोनों हाथों के ज्वाइंट्स हैं, हाथों के उंगलियों के ज्वाइंट्स, पैरों के, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। जनरली यहीं पे ये रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, याद रखना, स्मॉल ज्वाइंट्स, रिमेंबर, ओके। पैथोफिजियोलॉजी, इन्फ्लामेशन ऑफ synovial बिकॉज ऑफ ओन इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये जो दोनों मिलकर ना हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बनते हैं। तो फिर उसमें क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन में ये स्वेलिंग जो अभी हमने आपको डिस्कस करा है जस्ट अभी। पेरिफेरल सिमेट्रिकल इरोसिव पॉलीआर्थराइटिस, ये क्या टर्म है भाई, इसको कैसे समझ सकते हैं? सिमेट्रिकल, अभी जो चीजें हमने कही सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि दोनों हाथ है सिमेट्रिकल है, दोनों पैर है सिमेट्रिकल है, वहां पे पॉलीआर्थराइटिस, छोटे 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 कई जगहों पे, मल्टीपल ज्वाइंट्स पे पेन, इरोजन होगा। दिस इज सिमेट्रिकल इरोसिव पॉलीआर्थराइटिस, गॉट इट। इसके मल्टीपल जो ज्वाइंट्स है वहां पे डैमेज करता है, इसीलिए पॉली मतलब मेनी, तो मल्टीपल ज्वाइंट्स will be involved in the symmetrical erosive polyarthritis is the term. Synovium at its junction with the bone and cartilage releases certain enzyme। देखो फिर इसमें क्या है, इस टाइम पे जब ये अर्थराइटिस होता है, वहां पे ना एक एंजाइम रिलीज होता है,
और उस एंजाइम के रिलीज होने के वजह से इरोजन शुरू होता है। किसमें? बोन में। बोन्स में इरोजन शुरू होता है, एंड देन कार्टिलेज आल्सो। कार्टिलेज एंड बोन्स में इरोजन शुरू हो जाएगा उस एंजाइम की वजह से। कार्टिलेज स्टार्ट डिजेनरेटिंग एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। डिजेनरेटिंग मतलब टूटना लगना, उसको बिखरने लगता है वो कार्टिलेज टूट के। एंड डीमिनरलाइजेशन, जो मिनरल्स होते हैं हमारे, उसका भी डिग्रेडेशन होता है। जॉइंट डिस्ट्रक्शन विद द लॉस ऑफ कार्टिलेजेस एंड बोन रिजल्ट डिफॉर्मिटी, पार्शियल डिसलोकेशन एंड फ्यूजन। इसके वजह से क्या होगा? ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो कार्टिलेज है वो टूटने की वजह से लॉस होने लगेगा वहां पे, उसके स्पेस कम होने लगेंगे, ज्वाइंट्स के जो स्पेस हैं विल बी मिनिमाइज्ड, एंड देन इट्स आल्सो डिफॉर्मिटीज आ जाए, विकृतियां आ जाएगी, पार्शियल डिसलोकेशन, अपनी जगह से कहते हैं वो डिस्प्लेस हो जाना, एंड फ्यूजन मीनिंग जुड़ना, डिसलोकेट होके अदर कहीं अदर जाके हड्डियां जुड़ जाती हैं। फ्यूजन जुड़ना, डिफ्यूजन विघटित मतलब टूटना। व्हाट इट? फ्यूज हो गया, बोलते हैं ना फ्यूज हो गया है, हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। हमारे स्पाइन की भी हड्डियां फ्यूज हैं, कॉकिक्स के पास हो गया, वो क्या फ्यूज है। बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है, पता है ना आपको, और एडल्ट में 206। फिर वो कहाँ जाती है? तो हड्डियां क्या, तो फ्यूज होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हड्डियां फ्यूज होने लगता है। क्लिनिकल फीचर्स: मॉर्निंग स्टिफनेस, व्हेन यू गेट अप देन यू फील द स्टिफनेस इन द बॉडी, वेट लॉस होगा, पेन फील होना, प्रेजेंस इन द रूमेटाइड नोडुल्स, नोडुल्स होता है जो छोटे छोटे गांठें बनती है, दिस इज द नोडुल्स, ज्वाइंट स्वेलिंग, रेडनेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्ट, हैंड, नी, सर्वाइकल स्पाइन, टीएमजे, शोल्डर एंड एल्बो। मेनली जो होता है वो हमारे छोटे रिस्ट के जो कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है, जनरली वहां इन्वॉल्व होता है। ये जो नी है मिनिमम नहीं के बराबर वहां पे ये होता है, जनरली छोटे ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रेस्ट ऑफ द स्पाइन इज लेस इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होगा, लेकिन 90% चांसेस होते हैं स्मॉलर ज्वाइंट्स पे। टीएमजे का फुल फॉर्म को बता सकता है एनीबॉडी? इसको कहते हैं ट्राइमेंडिबुलर ज्वाइंट। ये कहाँ होता है ज्वाइंट? हमारे मुख में, इन माउथ। ठीक है, देखो इस तरह से ये इमेज है, ये एक्सरे का है। जब इस तरह के आते हैं ना तो हम एक्सरे के लिए भेजते हैं। देखो कई बार ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ज्वाइंट टूट से जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से ये हड्डियां विकृत टूटी फूटी हैं, मतलब टूटने का मतलब मतलब डिफॉर्मिटीज आ ओल्ड एज जाना। में तो दिक्कत नॉट, होता है ना बहुत लोगों का। हाँ, ओल्ड एज, ओल्ड एज, नॉट जनरली, ओल्ड एज में ही होता है जनरली। अब वो नहीं बोल सकते इसमें कि यंगर एज में नहीं होगा, बट 90% चांसेस ओल्ड एज में, जैसे जैसे एज बढ़ता है ना उसमें ज्यादा होता है ये। देखो इस तरह आपने देखे होंगे समाज में, अपने सोसाइटी में, इस तरह के बहुत सारे लोगों को पैरों की उंगलियों में भी होता है, पैर की उंगलियों में भी होता है, और हाथ के में भी टेढ़े हो जाएंगे, हाँ हाथ हाँ, पर टेढ़े। मतलब जो लोग ज्यादा वो गांव में काम वगैरह भी करते हैं ना, उन लोग आप ही हो जाता है ये हाथों पे। ठीक है, तो ये है, दिस इज द रूमेटाइड आर्थराइटिस। नाउ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स: नोडुल्स फॉर्मेशन, नोडुल्स का फॉर्मेशन होगा, गांठें बनेंगी। वैक्यूलाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में भी क्या होगा? इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। कार्पल्स, इसको सीटीएस बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कहाँ होगा? रिस्ट एल्बो पेन, हमारे कार्पल्स में, इसलिए इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में? यहाँ से जो नसें गुजर रही होती है वहां पे वो प्रेस हो जाता है, और नसें भी पेन होता है इसकी वजह से। जो वेसल्स निकल रहे होते हैं हमारे रिस्ट के थ्रू, वहां पे जो नशे हैं वो प्रेस होता है कार्पल सीटीएस में। पल्मोनरी इफ्यूजन, पल्मोनरी इफ्यूजन में क्या है? जो हमारे आ, उसके पास, लंग्स के पास एक्स्ट्रा जो है तरल पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं
पल्मोनरी इफ्यूजन्स, बहुत सारे तरल पदार्थों का जमा होना फेफड़े के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, इसके वजह से भी चेस्ट पेन होगा, ट्यूमर हो सकता है, हार्ट में, किडनी में, लीवर में ये फेलियर हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, मेनी प्रॉब्लम्स इन द पल्मोनरी इफ्यूजन। पेरिकार्डियटाइसिस मतलब देखो नाम से ज्यादा स्पष्ट है, पेरी मतलब सराउंडिंग्स, ठीक है, कार्ड मतलब हर्ट, आइटिस इन्फ्लामेशन, जो हमारे कार्डियक के जो सराउंडिंग्स है वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, एंड ऑस्टियोपोरोसिस। यू हैव जनरली आपने ये चीजें सुनी होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड क्या होता है, वो कैल्शियम का डिग्रेडेशन होता है, कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम की टेबलेट्स लो, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं बोलते हैं कैल्शियम के टेबलेट्स आप लो, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इन जनरली मॉडर्न मेडिसिन में क्या इसके मैनेजमेंट होते हैं, पेन किलर्स देंगे, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, ठीक है, डीएमआर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग्स, ये जो है एंटी रूमेटाइड ड्रग्स होते हैं, स्पेशली रूमेटाइड वालों को उनको दिया जाता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो स्टेरॉइड रिड्यूस्ड पेन इन्फ्लामेशन, स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, स्प्लिंटिंग, स्प्लिंटिंग होता है सपोर्टिंग, जैसे टू विकृत हो गई हैं तो वहां स्प्लिंटर लगा दिया जाएगा, उसको सीधा कर दिया जाएगा, इज अ स्प्लिंटिंग, एंड देन सर्जरी इन द लास्ट कंडीशन, कि अगर नहीं कुछ हो रहा है तो फिर सर्जरी कराते हैं। एंड देन अब दिस इज अब बता योगिक मैनेजमेंट, योगा में क्या कराएंगे, तो प्राणायाम करवाइए उनको, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो स्क्रीन बार बार ऊपर, ऑल टाइप ऑफ प्राणायाम इज अ वेरी गुड। शुद्धि क्रिया, आप सारे शुद्धि क्रियाएं करा सकते हैं, जल नीति, सूत्र रबर, वमन, ऑल टाइप्स। एंड देन आसना, नट वेट नन वेट बियरिंग आसनास विथ मिनिमम स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जैसे कि ताड़ासन, खड़े होकर ज्यादा देर तक ना वो नहीं कराना, वेट बियरिंग वाले एक्सरसाइजेस नहीं करानी है, हैवी वेट नहीं उठाना है। एंड देन यू मे ऑल्सो अवॉइड द ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस, आप करा सकते हैं बट विदाउट स्ट्रेन, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम ट्विस्ट कटी चक्रासना हो, ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं करनी है, माइल्ड मूवमेंट्स। एंड देन कंट्राडिक्शंस क्या अवॉइड करना है, शीर्षासना बिल्कुल नहीं करना, हलासना, सर्वांगासन, ये चीजें नहीं करनी है, पद्मासना इन डेवलप्ड, जब बढ़ चुका है बहुत, उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि पूरी तरह से डेवलप हो चुका है रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो फिर उस टाइम पे पद्मासना को भी अवॉइड करेंगे। गॉट इट। देखो एक चीज फिर से बता दूं, अगर हाथ पैरों हाथों में है इस तरह से, तो फिर आप पद्मासन लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे है, लोअर लिम्स में है, तो यू हैव टू अवॉइड द पद्मासन। नाउ थर्ड वन इज एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसको हम बम्बू स्पाइन भी कहते हैं, जैसे बम्बू कैसे रहता है, स्ट्रेट रहता है ना, स्ट्रेट, वैसे ही हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। आईटीएस लगा हुआ है मतलब इन्फ्लामेशन होगा, ठीक। जनरली हेल्दी स्पाइन कैसा होता है, कर्व रहता है ना, एस कर्व, जस्ट लाइक ए स्नेक, बट इन एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बम्बू स्पाइन, ये याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर इट, इट्स अनदर नेम ऑफ एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। गॉट इट। तो बम्बू स्पाइन हो सकता है, बम्बू स्पाइन से पूछ दे, पूछा हुआ भी है एक बार शायद, एक या दो बार। तो हेल्दी स्पाइन एस कर्व होता है ना। अभी देखो यहाँ पे इस इमेज में क्या है, ये प्रॉपर कर्व है, और यहाँ देखो स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट हो गया है, तो ये है बम्बू स्पाइन।
This is the autoimmune disease usually occurs in young male. यंग मेल में ज्यादा होता है, इवन आजकल बच्चों में भी ये होने लगा है। बताओ क्यों? कोई एक व्यक्ति बताओ क्या कारण हो सकता है बच्चों में होने के? मोबाइल का यूज, Bad सर कल posture, bad posture. सर मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं बच्चे आजकल। पोस्चर सर, पोस्चर बेड। आपने देखा है आजकल, हाँ ठीक है, आपने देखा है बच्चों के बैग आजकल भारी हो गए हैं। हाँ यस सर। कैसे चलते हैं कि बेंड देखना, होके। आगे झुक जाते हैं बच्चे से, भाई हैवी, तो उनके पोस्चर डिफॉर्मिटी तो आएगी ना। तो कोशिश करना है, देखो इस तरह से चलेंगे बच्चे, झुक के चलते हैं, इतना वेट उनके पीठ पे लदा हुआ होता है। तो ये एक कारण है, इज अ मेजर कॉज। सर कल जब मैं आपको पूछ रही थी ना HLA ब्यूटो, ये उसी का एक वो है, ये जीन्स है, ये जीन्स, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है ये उसी के कारण, ये जीन्स है, ये जो एंक्लॉजिंग जो है ना, ये जीन्स का एक वो है। ओके, चलो अच्छी बात। जी, ये जो ये हमारी जो बोन बैम्बू की तरह बनती है वो इसी ये एंक्लॉजिंग का इसी के कारण होता है वो, क्योंकि किसी का जो ये एंक्लॉजिंग पॉजिटिव होता है और किसी का रिमोटाइड पॉजिटिव होता है, किसी और उसमें एंक्लॉजिंग होता है, और किसी का नहीं होता है तो उसमें स्वेलिंग वाला जो होता है उनका CRP बड़ा होता है बॉडी में, तो उसी का एक पार्ट है ये, एंड दिस इज जेनेटिक। ठीक है। तो ये है बम्बे स्पाइन होता है इसमें, ठीक क्योंकि है। सर ये जो होता इससे है ना, पहले जब इसको डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। अभी आप समझ गए ना इसको क्या है? क्लियर है जी ना? सर। ठीक। इससे पहले एक चीज और मैं ऐड कर दे रहा हूँ पहले वाले में। जो कई बार ना हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो टेस्ट लिखते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विच टाइप ऑफ टेस्ट हम इसमें कराते हैं आर्थराइटिस में। तो दिस इज RF टेस्ट, रूमेटाइड वाले में, पहले वाले टॉपिक में RF टेस्ट लिखते हैं, रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट। गॉट इट? ESR होता है इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। ये क्या करता है? मेजर द डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन। गॉट इट? नाउ अनदर वन इज CRP टेस्ट। CRP होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ये कुछ टेस्ट होते हैं जो इस रूमेटाइड आर्थराइटिस में कराते हैं, ठीक है ना। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओ, जब आप ये टेस्ट लिखें तो आपको पता होना चाहिए, अरे हाँ ये टेस्ट सर ने बताया था, सब होता है, किस लिए होता है। बट इट ये एडिशनल मैंने बता दिया आपको। यूजुअली सर अकर्स इन द यंग। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है सर। सबको नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? Sir, दिख रहा है। आपका नेटवर्क गड़बड़ है। एडिट कर लीजिए तो ज्यादा। आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, रीज्वाइन कर लीजिए। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अफेक्टिंग द स्पाइन, ये बराबर, spine downward to upward, sacroiliac joints and peripheral joints। sacroiliac joints क्या है? इसको हम SI joint भी कहते हैं। सैक्रम और इलियम जो होते हैं हमारे, जो जॉइंट है हमारे स्पाइन का सबसे लोअर पार्ट है ना, सबसे नीचे जो हम जाते हैं ना, तो सैक्रम होता है, राइट लेफ्ट सैक्रम, वहां और इलियम के बीच का जो ज्वाइंट है सैक्रल, उसको कहते हैं SI ज्वाइंट, सैक्रोइलियक ज्वाइंट। एंड पेरिफेरल ज्वाइंट्स, उसके आसपास के ज्वाइंट्स जो भी है। presentation of peripheral is similar to the RA, rheumatoid arthritis, but joint destruction and erosion are not so severe। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? This is the pathophysiology, inflammation at the site of attachment of the ligament to bone is known as the arthropathy and the primary characteristics of the ankylosing spondylitis। ये सब आप छोड़ सकते हो, इतना पैथो इसके इतना डीप में नहीं जा सकते जाओ अभी, तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अभी इतना मेडिकल टर्म्स। इतना मेडिकल डीप में मेडिकल टर्म्स आपको पूछते नहीं है एग्जाम में, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पूछते हैं, याद रखिए। तो देखो फिर भी मैं आपके पास समझा देता हूँ कि
एनेथोसोपैथी क्या होता है? एनेथोसोपैथी होता है जहां पे हमारा लिगामेंट और बोन ज्वाइंट होता है। लिगामेंट लिगामेंट टू द बोन जो है अटैचमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? टेंडन बोलते हैं ना। लिगामेंट टू यस बोन ज्वाइन होता है, यस यस सर। सर, टेंडन टेंडन। बोल पढ़ा है ना आपने एनाटॉमी में। तो वहां पे उस ज्वाइंट्स पे इंफ्लामेशन होना, बोन और लिगामेंट्स में, इसी को हम कहते हैं इनेथोसोपैथी। एंड द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्या है? एक सब प्राइमरी कंडीशन है। This is the involvement of synovium articular capsules were attached to the bone. Inflammation gives the rise to the reactive bones formation known as the syndemophytes. आप ये सब चीजें आप इग्नोर करो, इतना डीप, इतना याद भी नहीं करना है आपको डिटेल्स में। ये सब चीजें मैंने मेडिकल्स वालों को पढ़ाया था, तो वो चीजें ऐड किया था टर्म्स। Syndesmophytes starts depositing between the two vertebral bodies on outer layer of the disc and also vertebral ligaments, result in the spinal fusion. देखो क्या है, आपको ना बड़ा सिंपल चीजें इसमें समझाता हूँ। क्या होता है इसमें, जस्ट थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेके जाता हूँ। लुक एट हियर। अब देखो ये जो स्पाइन है, दोनों के बीच प्रॉपर गैप है, दोनों वर्टिब्रास, स्पाइन मल्टीपल वर्टिब्रास मिलके ना स्पाइन पूरा फॉर्म करता है। गॉट इट? तो इंडिविजुअली ये क्या है, एक एक वर्टिब्रास है और सारे वर्टिब्रास एक दूसरे से अटैच हैं, और हर एक वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क बना हुआ रहता है। डिस्क, गद्देदार डिस्क होता है, तभी तो हम स्ट्रेच करते हैं, आप करते हैं। एक मान के चलो तो शॉक ऑब्जॉर्वर्स रहता है दोनों, और इसके बीच में भी फ्लूइड्स जमा होते हैं, हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स, ज्वाइंट्स, दोनों ज्वाइंट हर एक वर्टिब्रास के बीच में। फिर क्या होता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जब स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, स्पेस दोनों के बीच कम हो जाता है, गॉट इट, वर्टिब्रास के बीच, और एक वर्टिब्रास दूसरे वर्टिब्रास को प्रेस करता है। ये पता है इन द सीवियर कंडीशन ये हर्निटिक डिस्क का भी एक कारण है, बल्ज बन जाता है, और फिर ये अलग प्रॉब्लम्स बाद में जाके क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इरोजन स्टार्ट हो गया है, स्वेलिंग स्टार्ट हो गया है दोनों वर्टिब्रास के जॉइंट्स पे। देखो यहाँ पे ना हर एक बोन्स की एक लिगामेंट ये कार्टिलेज से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके बीच में ये डैमेज कर देता है। देखो थोड़ा थोड़ा स्पर्स हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है हर एक उसमें वर्टिब्रास के ऊपर, और उसके बीच गैप कम हो रहा है। ये जब सीवियर कंडीशन, भाई फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब सीवियर कंडीशन आता है तो दोनों के फ्लूइड जो बीच में रहता है, फ्लूइड वो बाहर निकल के आ जाता है, गॉट इट, और वो जो बाहर निकलता है जिसे ऑल्सो कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क। एंड तो जो बल्ज बाहर निकल के आया, तो जो हमारे स्पाइनल नर्व्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उस नर्व्स को प्रेस करता है, ठीक है। तो कई कहते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक स्पाइनल नर्व्स, कितने हैं पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स, डू यू नो? 31 पेयर्स, 31 पेयर। ठीक है, 31 पेयर इज ए स्पाइनल 31 नर्व्स। एंड क्रेनियल नर्व्स कितने हैं? होमवर्क है आप 12 लोग, कल पूछो। 8 है आई थिंक। पूछूंगा कल, पढ़ के आना मैं, ठीक है। तो 21 क्रेनियल है। नर्व्स, और ये गलत जवाब, चलो कल देख के आना। सर 12 है क्या? 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स। 12 है। कल बताना, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा आप सही हो गलत हो, कुछ आप भी मेहनत करो, ठीक है? तो वो फिर क्या होता है, हमारा क्रेनियल नर्व जो प्रेस होता है, आप देखते होंगे कई बार एक्सीडेंट होता है, तो फिर क्या होता है, वो स्प्रेस होता है, कहीं ना कहीं हमारा मोटर फंक्शन और कॉग्निटिव फंक्शंस वर्क करना अच्छे से वर्क नहीं करता, चाहे हैंड्स के मूवमेंट हो, कोऑर्डिनेशन बनाना हो, सोचने समझने की क्षमता हो, खो देता है बंदा एक्सीडेंटल जब होता है। क्यों होता है? इसी की वजह से, जो जो हमारा जो फंक्शन है, हर एक नर्व्स का अपना अपना फंक्शन है। ये जो हम आंखें पलक झपकाते हैं, इसके भी फंक्शन है, ये हमारे मैसेज भेजता है,
हम मूव करते हैं पैरों को, हाथों को मूव करते हैं, एक मैसेज जाता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हो, एक हमारे मैसेज आता है नर्वस सिस्टम को कि भाई ये हाथ मूव करना है। वो किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू जा रहा है। ठीक है, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो, हर एक के अपने कॉन्सेप्ट। आपने उसमें पढ़ा होगा एनाटॉमी में। यस, नर्वस सिस्टम ठीक है, है। क्लिनिकल फीचर्स क्या? नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, वो बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर इसलिए तो हम मूवमेंट्स कराते हैं, इसलिए हम क्यों कहते हैं अपने स्पाइन को हेल्दी रखो। ठीक है, इससे बहुत जरूरी है। तो हम हेल्दी स्पाइन के लिए क्या करते हैं फिर? बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, साइड स्ट्रेचिंग, कि ताकि प्रॉपर आपका जो स्पाइन है मूव करे और उसमें ऐसा स्टीफनेस ना रहे। लो बैक पेन, क्लिनिकल फीचर्स क्या इसमें? लो बैक पेन होगा, स्टिफनेस इन द मॉर्निंग improves with exercise and movements, pain at the site of the tendon, टेंडन अभी जस्ट हमने बताया, वहां पे क्या होगा? दर्द होगा। लॉस ऑफ लंबर लार्डोसिस, लंबर लार्डोसिस हम आगे पढ़ेंगे। लंबर होता है, स्पाइन को कई भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सर्वाइकल, गॉट इट, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, सेक्रल, कॉक्सिक्स। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो उसमें से लंबर लार्डोसिस है कि ये खासकर जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत होता है लंबर लार्डोसिस। वो हमारे लोअर जो वहां पे जो कर्वेचर है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे लोअर लंबर का कर्वेचर, इसे कहते हैं लंबर लार्डोसिस। फॉरवर्ड बैंड पोस्चर्स, मैनेजमेंट एलोपैथी में क्या? सेम पेन किलर्स देंगे, पेन है तो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इन एलोपैथी। मॉडर्न मेडिसिन में यौगिक मैनेजमेंट हम क्या करते हैं? हम प्राणायाम करवाएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ प्राणायाम सर वेरी यूजफुल। चेस्ट एक्सपेंशन, एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है सेक्शनल ब्रीदिंग। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना योगाचार्य कुंदन करके, सेक्शनल ब्रीदिंग सर वेरी यूजफुल। ठीक है, इन स्पाइनल्स, जो भी स्पाइन से है उसमें हम सेक्शनल ब्रीदिंग, विभागीय प्राणायाम है कहते हैं इसको हिंदी में। सेक्शनल ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग एंड देन क्लेविकुलर ब्रीदिंग। यू गूगल पे सर्च करना योगाचार्य कुंदन सेक्शनल ब्रीदिंग बाय योगाचार्य कुंदन, ऐसे डालोगे आ जाएगा। मैं पूछूंगा कि वो क्या होता है सेक्शनल, व्हाट इज द सेक्शनल ब्रीदिंग, कैसे करते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग। तो बहुत अच्छा है उसमें चेस्ट एक्सपेंशन वाला, जितना आप मैक्सिमम चेस्ट एक्सपैंड करोगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करोगे, आपका स्पाइन उतना हेल्दी रहेगा। तो जो बम्बो स्पाइन्स है वो क्या होगा? वहां जो स्टीफनेस है वहां मोबिलिटी आ जाएगी, मूवमेंट्स आ जाएगा। इंक्रीज लंग्स कैपेसिटी, अपने ऐसे एक्सरसाइज कराना है जो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाए। एंड देन आसना पेन फ्री लिमिट, मतलब पेन ना हो। अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं, भुजंग आसन कर रहे हैं तो पेन फ्री। जरूरी नहीं है कि आप पूरे हैंड को स्ट्रेच करके, सरल भुजंगासन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आसनों में। रिमेंबर वन थिंग, जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं किसी को या आप खुद करते हैं, स्ट्रेचिंग इज गुड, बट इन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस पेन इज नॉट अ गुड। दर्द हो रहा है करते वक्त, इट्स नॉट अ गुड। स्ट्रेचिंग करते वक्त हल्का स्ट्रेच हो रहा है, इट्स अ गुड। आप मतलब सही कर रहे हो। याद रखना हमेशा करते वक्त पेन नहीं होना चाहिए, कोई भी आसन कर रहे हैं तो भी पेन नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो वहीं से हम आजकल क्या है, हठ योग के नाम पे तो ऐसे तोड़ मरोड़ रहे हैं बॉडी को, वो बहुत गलत है। स्ट्रेच करो धीरे धीरे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स टेक्स टाइम, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। दो मैजिक, इट्स नॉट अ मैजिक। नहीं सर हमें तो 1 महीने एडवांस आसन करना है, अरे क्या अपने शरीर खराब करनी है, क्यों करनी है इसका शरीर को खराब। And then twisting also same, Uddrakashan, Ardha Matsyendrasana, back bending, Setubandhasana, Rajkapotasana, front bending, Paschimottanasana.
रिमेम्बर पश्चिमोत्तानासना इज अ, आप ध्यान रखिएगा, अगर पेन है, बैक पेन है, you should avoid the forward bending. Got it? Backward bending is good, forward bending is not good. बट उसके कंडीशंस को जो हम एक्सरे देखते हैं, एमआरआई देखेंगे, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा आसन इन्वॉल्व करने हैं. जैसे जनरलाइज्ड आसन. नाउ फोर्थ वन इज गाउट. गाउट क्या होता है? इसमें जो हमारे जो जॉइंट्स हैं, आपने ये भी देखा होगा, जो हमारे जो पैर के अंगूठे में जनरली होता है, ये वहां क्या होगा, क्रिस्टल्स जो हैं, यूरिक एसिड का जमा हो जाना, छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाता है हमारे जॉइंट्स में, और ये चुभने जैसा होता है. यू फील द वेरी निडल लाइक पेन, जैसे कोई सुई चुभा रहा है वैसा पेन होता है ना. तो यहाँ क्या जमा हो जाता है? यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके वजह से ये पेन होता है. और इसके जॉइंट्स के सराउंडिंग्स में स्वेलिंग आएगा, इन्फ्लामेट होगा, रेडनेस आएगा. दिस इज द गाउट. आप आजकल आज बहुत सुन रहे होंगे कि इस टर्म की गाउट हो रखा है, पेन. तो यहाँ पे क्या होता है इस जॉइंट्स पे? डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड. Deposition of urate crystal in joints, rise in serum level of uric acid, serum level बढ़ जाएगा. This is also the acute and the chronic. Acute, both are is manageable. Acute तो ठीक भी हो जाता है, chronic ठीक नहीं होंगे, but आप उस पेन को मैनेज कर सकते हैं. Pseudo gout होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, पायरोफॉस्फेट होना चाहिए, पायरोफॉस्फेट गलत. डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स, कैल्सिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेज, कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस. इसको ये मेडिकल टर्म्स है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. बस आप सीधे समझो कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का डिपोजिशन होता है जॉइंट्स पे. दिस इज द केमिकल, एक्चुअली दिस इज chemicals. Now next is a spinal condition. This is another pain like a back pain. Back pain में भी कई सारे हैं. This is a spinal condition, मतलब स्पाइन पेन है, मतलब आप कमर दर्द बोल सकते हो. उस कई सारे है इसमें. ऑस्कोलियोसिस है, लार्डोसिस है, काइफोसिस है, साइट का है, ऑस्पोंडिलोसिस है, स्पोंडिलोसिस है, पीआईवीडी है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट बेसिक हम टर्म्स को समझ लें एक्चुअली है क्या. गॉट इट? चलो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगे कि सर वो जो शब्द है थोड़ा एक बार और दिखा दीजिएगा शब्दों को. मान लीजिए पूछ दिया ये कहाँ होता है तो थोड़ा दिखा दीजिए. ठीक है. दिस इज बैक पेन. These are various types of back pain: scoliosis, lordosis, kyphosis, sciatica, spondylosis, and spondylolisthitis, and PIVD, prolapse intervertebral. अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डोंट वरी. ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्पाइन का, क्योंकि स्पाइन से रिलेटेड है तो मैंने इस स्लाइड को ये इन्वॉल्व किया है. 7C1 to C7 इज ए सर्वाइकल, and T1 to T12 is a thoracic, L1 to L5 is lumbar, and sacral. ये फ्यूज हो जाता है लास्ट में कॉक्सिक्स. ठीक है, सो कहते हैं फ्यूज. तो टोटल जो है कितने हैं? 33 इसमें वर्टिब्रास होते हैं, सब बोन्स हैं. जो 7 नंबर पे गड़बड़ी होती है उसको सर्वाइकल बोलते हैं ना. मुझे सर्वाइकल होता है C1 to C7, गर्दन में होता है नेक रीजन. एंड देन थोरेसिक रीजन में होता है, थोरेसिक वर्टिब्रास है T1 to T12, 12 होते हैं इसमें, याद रखिएगा. और L1 to L5 जो है वो हमारा लंबर है, इसी को कहते हैं लार्डोसिस, लंबर. ये कर्वेचर बढ़ जाता है. एंड देन सेक्रल है, ये भी फ्यूज हो जाता है. 5 वर्टिब्रास मिलकर एक सेक्रम बनाता है. ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वो फ्यूज होना शुरू हो जाता है. ओल्ड जो यंगर एज में ये फ्यूज हो जाता है, बच्चों में ये फ्यूज नहीं होता. इसलिए
उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा है। कॉकिक्स 4 वर्टिब्रास फ्यूज होते हैं, याद रखना। सेक्रम में 5 और कॉकिक्स में 4। गॉट इट। नाउ इसमें देखो आप पूछे तो सर डिस्क कितने होते हैं? 23 होते हैं। हाँ, डिस्क 23 है। इसमें बीच में होता है ना, जो डिस्क होते हैं बीच में होता है, हर एक वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क है उसको डिस्क कहते हैं। नंबर ऑफ डिस्क इज 23। एंड देन नर्व्स जो है, नर्वल जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, दिस आर 31 पेयर्स। ठीक है, इसी नर्व्स की बात मैं कर रहा था, स्पाइनल नर्व्स। दिस एनाटॉमी ऑफ लिगामेंट ऑफ द स्पाइन। फ्रंटल है, ये हर एक व्यू से दिखाया गया है इसमें। एंटेरियर, पोस्टेरियर, लिगामेंटल, सुप्रेस, ये आपके एनाटॉमी का टर्म है। आपने ऑलरेडी इसके बारे में एनाटॉमी में पढ़ा है। ये ऑलरेडी अनदर इमेज ऑफ द स्पाइन, आप देख लो इसको। इसके बाद ये आप समझते हैं यहाँ से ना, जो हम देख रहे थे लार्डोसिस। लार्डोसिस क्या है? जैसे नॉर्मल, देखो नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, दिस अ हेल्दी स्पाइन, नॉर्मल स्पाइन, एंड देन ये कर्वेचर इज मैक्सिमाइज, एग्राजेटेड हो गया है लंबर कर्व, देखो अंदर की तरफ। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रोट्रूडेड, ये जो हमारा एब्डोमेन है वो प्रोट्रूडेड हो जाता है, आगे की तरफ बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से ये हमारा लार्डोसिस, लोअर बैक पेन होता है। इसलिए कहते हैं आजकल देखो प्रीनेटल योगा बहुत चल रहे हैं ना। प्रीनेटल योगा जो बैक पेन है उसमें बहुत अच्छा है ये कि आ, आप योगा करते हैं तो बैक पेन नहीं होता है, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन काइफोसिस देखिए, काइफोसिस ये हमारे थोरेसिक रीजन में होता है। नॉर्मल स्पाइन के जो कर्वेचर है उसको देखिए, एंड देन ये देखिए, बहुत लोग आपने देखा होगा कुब्बर निकला हुआ रहता है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कुब्बर को, आई डोंट नो, बट दिस अ काइफोटिक हम बोलते हैं स्पाइन। सर। ओके, काइफोटिक क्या बोलते हैं? हम सर, हम तो बोलते हैं। हम्प, हाँ हम्प, हम्प, यस, हम्प हो रखा है। ठीक है, तो ये दिस इज द काइफोटिक स्पाइन, दिस ऑल्सो द काइफोसिस। अंडरस्टूड? लार्डोसिस लंबर के पास, काइफोसिस चेस्ट, मतलब ये थोरेसिक वाले स्पाइन, याद रखना, उसमें कार्वेचर बन सर जाएगा। काइपोसिस में बाहर की तरफ हो जाता है और लार्डोसिस में अंदर की बाहर तरफ के, हो जाता है स्पाइन में। हाँ, लेकिन इस स्पाइन देखो कहाँ है, एक तो थोरेसिक वाले में है और ये लंबर वाले में है, तो चेंज हो गया ना स्पाइन का पोजीशन। नाउ आपने कई लोगों को जिम ऑब्जर्व किया वगैरह में है। लंबर लंबर लॉर्डिसिस जो है जिम करने से भी गड़बड़ हो जाता है, बहुत लोग नहीं ध्यान देंगे। अब वो तो आप तो उनकी यही है। ठीक है, ये देखिए बहुत लोगों को आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि कई तरह के इसके बॉडी पोस्चर्स है। देखो गुड पोस्चर्स, एकदम पूरी अलाइनमेंट है ये, स्ट्रेट। आप अपने को भी चेक कर सकते हो अपनी बॉडी की, आप कैसे किस तरह से खड़े होते हैं। दिस इज द फॉरवर्ड हेड, आगे की तरफ है ना। ऑल्सो द किस तरह से है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया, ये आगे की तरफ है, गर्दन फॉरवर्ड। ये नेक पेन हो जाएगा इसको, सर्वाइकल पेन। ये देखिए थोरेसिक काइफोसिस है ना। ये देखो लार्डोसिस है, लंबर लार्डोसिस अंदर की तरफ। ये स्वे बैक, पीछे की तरफ इस तरह से भी कई लोग लीन रहते हैं। पोस्चरियल डिफॉर्मिटीज। बैक एंड नेक पेन, pain in the neck and back region occurs in the paraspinal muscles, may extended in the upper limbs and lower limbs, with and without the tingling and the numbness. In severe cases, it may result in motor defect. तो ये क्या है पेन? बैक पेन और नेक पेन क्या है? सीधी सी बात है, देखो बैक पेन होगा जो हमारे बैक रीजन में है, कमर दर्द। इन नेक पेन नेक वाले में है, और इसी में मैक्सिमम जो हमारा एक्सटेंडेड हो गया है, या एक्सटेंड फ्लैक्शन भी कह सकते हैं इसको, अपर लिम्ब और लोअर लिम्स में। और उसी में फिर क्या होता है, ये हमारे जो फंक्शन है, मोटर फंक्शंस, उसको भी डैमेज करता है ये।
अच्छे से मूवमेंट्स में डैमेज, मतलब प्रॉपर अच्छे से मूवमेंट्स नहीं होता। कॉजेज ऑफ पेन, पेन का क्या कारण है? स्ट्रक्चरल एंड पोस्चरल, बाय बर्थ हो सकता है। देखो अगर कोई बाय बर्थ होता है, ये टर्म याद रखिएगा, दिस अ टॉर्टिकोलिस, ठीक है। अगर कोई बाय बर्थ अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इस टर्म को कहते हैं टॉर्टिकोलिस। इंजरी विप्लास, डायरेक्ट विप्लास होता है जैसे कि हम लोग गाड़ी पे चला रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। हेलो, मैं आपको थोड़ी देर कॉल करता हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ। ठीक है, तो विप्लास होता है, विप्लास इंजरी होता है जैसे कि हम बाइक या फोर व्हीलर चला रहे हैं और सडन सामने कोई ब्रेकर आ गया, देन हम क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं। तो क्या होता है, हमारा बॉडी या तो कंटिन्यू मूव करे आगे की तरफ या बैक की तरफ, होता है ना। या एकाएक हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बैक जाते हैं, सडन रोकते हैं तो बॉडी हमारा आगे की तरफ जा रहा है। तो जब हमारा गाड़ी नॉर्मल कंडीशंस में मूव कर रही है और सडन हम ब्रेक लेते हैं, तो उस वक्त जो हमारी इंजरी होती है, उस वक्त भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं, गर्दन में या फिर बैक में, उसे कहते हैं विप्लास इंजरी। आपको इसको एक, आप देखा, आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, कई बार ऐसा होता है ना, बाइक या फिर फोर व्हीलर चलाते हैं तो डिजेनरेशन, माइक्रोट्रोमा, इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस एंड इन्फेक्शंस, द कॉजेज ऑफ पेन। यहाँ देखो अलग से मैंने इन्वॉल्व कर दिया विप्लास इंजरी को। हाँ, इसको आपने साइंस में पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्सिया, जड़त्व हिंदी में। हैव यू इसके बारे में सुना है फिजिक्स आपने? की भाषा है ये, इनर्सिया, इनर्सिया के बारे में। फिजिक्स की, हाँ फिजिक्स की भाषा है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिक्स में, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, कि जो कोई रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, या फिर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहे, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। न्यूटन्स का है ये तो ना। हाँ तो यही बहुत होता है, बढ़िया रेस्ट थ्योरी कंडीशन में है तो ये तो साइंस ही है ना, सब कुछ साइंस ही है। तो जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट करता है तो फिर क्या होता है, ये जनरली नेक पेन होता है। इम्पैक्ट करा, या तो फॉरवर्ड हाइपर एक्सटेंशन होगा या तो हाइपर फ्लैक्शन होगा। सडन गाड़ी स्टार्ट होगा या तो सडन गाड़ी रोकते हैं, उस वक्त क्या होता है, हमारा हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लैक्शन। कई बार हम नींद में होते हैं, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन इन ड्राइविंग कंडीशन, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और नींद में हो, तो एकाएक जब गाड़ी रुकती है तो क्या होता है, आगे की तरफ गिरते हैं ना, उस वक्त झटका लगता है गर्दन में। इसे कहते हैं विप्लास इंजरी। नाउ ऑस्कोलियोसिस, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, याद रखिएगा, जो हमारा लेटरल होता है, या तो लेफ्ट मूव या राइट मूव, ये जो होता है लेटरल मूवमेंट करते हैं ना स्पाइन, लेटरल बोथ साइड, दिस इज लेटरल, लेफ्ट राइट। अब इसमें भी कई सारे हैं। हेल्दी स्पाइन देखो स्ट्रेट है, लेकिन थोरैसिक स्कोलियोसिस में क्या होता है, थोरैसिक वाले मतलब ये पार्ट हमारा थोरैसिक वाले स्पाइन पे या तो लेफ्ट या तो राइट लेटरल हो जाएगा, लेटरल मूव कर जाएगा स्पाइन, दिस इज द थोरैसिक स्कोलियोसिस। देन लंबर स्कोलियोसिस, इन लंबर रीजन spine is shifted left or right, this is the lumbar scoliosis. Both are involved, thoracic and lumbar both are when involved, then this is called the thoracolumbar scoliosis. कुछ पार्ट thoracic का रहेगा, कुछ पार्ट lumbar का रहेगा, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो द मूवमेंट, ये तो देखो सेम साइड मूव किया है, थोरैसिक वाला लेफ्ट हो गया, लंबर वाला राइट हो गया, दिस इज द कंबाइंड स्कोलियोसिस, ठीक है। ऐसा भी होता है समटाइम्स। इन यौगिक मैनेजमेंट में, नाड़ी शोधन
प्राणायाम करा सकते हैं, नाड़ी शोधन है, मिस अलाइनमेंट जो हो रहा है, अलाइनमेंट को ठीक करने वाले आसन, जैसे कि आप अर्धकटी चक्रासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, ट्विस्टिंग, स्पाइन से रिलेटेड सारे आसना, गौमुख आसन, त्रिकोणासना, राजकपूतासन। बट मैं ये जनरलाइज्ड बताया हूं, बट पेशेंट के कंडीशंस पे ये चेंज हो जाएगा, रिमेंबर। ओके, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन आल्सो सेम चीज, वही चीज इन्वॉल्व बताया हमने यहाँ को भी। स्पॉन्डिलोसिस, अभी मैंने आपको एक जगह बताया था, बम्बू स्पाइन, है ना, वहां पे क्या था, वही चीजें मैंने जो वहां पे डिस्कस करी थी, करीब करीब यहाँ पे वैसे। देखो यहाँ पे ना हर्निएटेड डिस्क है, ये दोनों के बीच क्या हो गया, गैप कम हो गया वर्टिब्रास के बीच, और जैसे ही कम हो, यहाँ की जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, और वो फिर क्या करता है, हमारे रिस्पेक्टिव नर्व्स को प्रेस करता है। दिस नो प्राइमरी इन्फ्लामेशन इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कोई ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है। इट इज अ वियर एंड टियर ऑफ द स्पाइन। स्पॉन्डिलोसिस refers to the degenerative process of affecting the vertebral disc and facet joints। देखो ना यहाँ पे नॉर्मल है, अब स्लोली स्लोली क्या होता है, ये डिस्क कम हो रही है, गैप कम हो रही है, डिजेनरेट हो रहा है ये डिजेनरेटिव डिस्क, एंड देन जैसे ही कम होगा, ये देखो यहाँ से बल्जिंग डिस्क, बल्ज बाहर निकलेगा, उसके जो अंदर का लिक्विड है बाहर निकलेगा, एंड जैसे ही लिक्विड बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं ये हमारे स्पाइन से जो निकल रहे नर्व से वहां पे प्रेस करेगा, रेडनेस, हर्निएटेड डिस्क, और फिर जैसे ही वो बाहर निकलेगा, वो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा डिस्क, और जैसे ही पतला होगा, वो क्या होगा, चिपकना शुरू हो जाएगा हर एक वर्टिब्राज एक दूसरे से, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, डिजेनरेशन विद द ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। और यहाँ पे छोटे 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 जो बोन्स का बनना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? कॉजेज ऑफ ऑस्टियो, क्या कारण है, रॉन्ग पोस्चर्स, हम लोग कुर्सी पे भी बैठते हैं तो लीन हो जाते हैं, पैर आगे कर लेते हैं, जैसे बैड पोस्चर्स। पुअर मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल बहुत पुअर है, वीक है तो भी होगा। एंड देन लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज्यादा देर तक काम करने से भी होता है। ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, एवरीडे प्रोलॉन्ग पीरियड, एंड स्ट्रेस ऑल्सो, है ना। देखो स्ट्रेस बाबा यहाँ भी पहुंच गया, स्ट्रेस नहीं लेना। क्लिनिकल फीचर्स में पेन इन द नेक एंड बैक, स्टीफनेस, पेन रन्स टुवर्ड्स द लिम्स, धीरे धीरे पेन क्या होता है, बैक से होते हुए हमारे लिम्स की तरफ, इसी को कहते हैं साइट का कई सिम्टम्स आने लग जाता है। टिंगलिंग एंड नम्बनेस, शून्यता और टिंगलिंग आना, मतलब थोड़े थोड़े हिलना डुलना, वाइब्रेशंस आना शुरू। पैथोफिजियोलॉजी, इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, ठीक है। लूजेस ऑफ वाटरी कंटेंट फ्रॉम द डिस्क, जैसे वो बाहर निकलेगा लिक्विड्स, तो वाटरी कंटेंट लूज कर देता है डिस्क। बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव स्ट्रेस, cracks appears in the outer portion, dehydrates and the shrink। वो देखो ना धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, जो हमारा जो वर्टिब्रास के जो डिस्क है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। लिम्पिंग एंड डिकैल्सिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, लिम्पिंग मतलब लंगड़ाहट आना, डिकैल्सिफिकेशन कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगा। लो ग्रेड इन्फ्लामेटरी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियो फाइट्स, छोटे छोटे जो बोन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस ऑस्टियोफाइट्स में कॉज द प्रेशर ऑफ द नर्व्स एंड प्रोड्यूस द पेन अलोंग द कोर्स ऑफ द नर्व्स। सेम चीज अभी मैंने बताई, इसके वजह से आपके जो रिस्पेक्टिव स्पाइनल नर्व्स हैं वो प्रेस होने लगेगा। क्लिनिकल में फीचर्स में मॉडर्न मेडिसिन में एंटी इंफ्लामेटरी, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंस वाले जो ड्रग्स हैं वो देते हैं। हीट एप्लीकेशन, ठंडा गर्म, इस तरह से नेचुरोपैथी में भी देते हैं। हीट एप्लीकेशन, पोस्चर करेक्शन, डाइट मैनेजमेंट एंड देन रेस्ट। पेन के टाइम पे कोई एक्सरसाइज नहीं करना, रेस्ट बहुत जरूरी है। योगिक मैनेजमेंट में उस टाइम पे नो एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द पेन नो एक्सरसाइज। वंस पेन इज सबसाइडेड, जब एक बार पेन खत्म हो जाए तो फिर पोस्चर करेक्शन वाले एक्सरसाइज कराने हैं, ठीक है। सर्वाइकल मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीडेड।
और ये दिस आर द सम आसनास, ठीक है। दंडासन, अर्धकटी चक्रासना, गौमुख, वज्रासना, पद्मासना, मार्जरी। मार्जरी इज वेरी गुड, है ना। ये तो स्पाइन से रिलेटेड जो भी हो वो सारे आसन कराने हैं अच्छे से। देन प्राणायाम, चेस्ट ओपनिंग पोस्चर्स। ये दर्द खत्म होने के बाद कराएंगे ना दंडासन वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, दर्द के दौरान उस टाइम पे कुछ नहीं कराना है, रेस्ट कराना है, रिलैक्स। बंध में मूल बंध, उड्डयन बंध इज ऑल्सो गुड। मूल बंध करते हैं तो हमारे जो कॉकिक्स वाले रीजन है स्पाइन का वो इन्वॉल्व होता है और हेल्दी। उड्डयन में हमारे जो लंबर है और इवन थोरेसिक वाले पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो उड्डयन बंध इज ऑल्सो गुड। मेडिटेशन में मेडिटेशन करा सकते हैं, योग निद्रा लाइक। क्या नहीं करना है, शीर्षासन बिल्कुल नहीं करना, मत्स्येंद्रासन, जो भी एडवांस वाले पोस्चर्स हैं नहीं करना। जालंधर वध किस कंडीशन में नहीं करना है? सर्वाइकल पेन के कंडीशंस में नहीं करना। याद रखना, सर्वाइकल पेन है तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए जालंधर बंधा। और स्पॉन्डिलोलिसिस में, इसमें क्या होता है, लंबर सेक्रल ज्वाइंट्स डिसलोकेट हो जाता है अपने जगह से। और डिसलोकेट कैसे होता है देखो, उसमें लंबर का फिफ्थ ज्वाइंट, फिफ्थ वर्टिब्रास एंड सेक्रल का फर्स्ट वर्टिब्रास। अब इमेज से आपको समझ में आ जाएगा कितना डिस्प्लेस्ड होता है अपने जगह से। 25%, 25 से 50%, 50 to 75% एंड मोर देन 75%। जब आप इमेज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हेल्दी स्पाइन का दिस इज एक कंडीशन। आप देखो यहाँ इस जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ देखो आप, फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, यहाँ हेल्दी था, नॉर्मल था, ये शिफ्ट कर गया और अंदर की तरफ। सेकेंड स्टेज में और शिफ्ट कर गया, ये थर्ड स्टेज में देखो और ज्यादा शिफ्ट कर गया, एंड द फोर्थ स्टेज में देखो बिल्कुल ये शिफ्ट। यही तो L5 एंड S1 है, सेक्रल का ज्वाइंट है ये दोनों। तो ये लंबर जो हमारे जो खासकर पूरे लंबर, लोअर लंबर पार्ट है, वहां पे ये जेन, ये जब हम कुर्सी पे बैठते हैं ना तो ऐसे आराम से बैठते हैं, उस टाइम में ये पेन बढ़ जाता है। कभी भी इस तरह से नहीं बैठना चाहिए लीन होकर। पेन इन SI ज्वाइंट, सेक्रल इलियक ज्वाइंट्स। लीन होके मतलब? लीन होके लीन मतलब लेट, पीछे की तरफ झुक के, पीछे की तरफ लीन होना, मतलब पीछे की तरफ जाना, लीन होना। बटक्स में, हाई एंड लोअर लेग्स में भी धीरे धीरे पेन होगा। प्रोट्रूडेड एब्डोमेन, प्रोट्रूडेड बोले तो पेट का बाहर की तरफ आना। फ्लैट बटक्स, हामस्ट्रिंग, हामस्ट्रिंग होता है जो थाई मसल्स वाले जो होते हैं, उसको हामस्ट्रिंग कहते हैं, पीछे साइड से जो रहता है वो टाइट रहता है। यौगिक मैनेजमेंट में प्राणायाम सारा करवाइए उनको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ओमकार चैंटिंग, लाइट मोबिलिटी वाले आसनास यू हैव टू इन्वॉल्व। पवन मुक्त आसना, एक पाद उत्तानासना, अनंत आसन। अनंत आसन कल पूछूंगा क्या होता है, ठीक है, तो पढ़ के आइएगा। ब्रीज पोज विदाउट एक्सट्रीम लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करना है, माइल्ड मूवमेंट्स ब्रीज पोज में। सेतु बंध आसन में दंडासन एक्टिव, ये सब अच्छा है इसमें ना। अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा कैसे करते हैं, मूल बंधा और अश्विनी मुद्रा दोनों में डिफरेंस है। मूल बंध में होल्ड करके रखते हैं, अश्विनी मुद्रा में कंटिन्यू इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसका अश्विनी मुद्रा। अश्व के समान, अश्व जैसे, अश्व जो घोड़ा है जो पॉटी करता है, कैसे करता है, अपने मल गुदा द्वार को संकुचित कर लेता है, वैसे ही ये है अश्विनी मुद्रा। टाइम हो गया, बस हमें 2 मिनट दे दीजिए बंटी सर। तो ये दिस लास्ट टॉपिक, PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें भी देखो सेम क्या होता है, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो हमारा डिस्क है उसमें भी जो लिक्विड है वो बल्ज होगा, बाहर की तरफ आएगा, एक्सट्रैक्शन होगा और वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। और ये कई बार क्या होता है, एक्सेसिव अगर हो जाता है ना बीच में लिक्विड, उसको भी हम निकालते हैं बाहर से। किससे? एक आता है इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू, जैसे एक सिरिंज होता है ना, कैसे हम देते हैं, उसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालने, सर जो बाहर ये निकला कौन सा हुआ है, फ्लूइड ये जो होता है? स्नोवियल फ्लूइड होता है? क्या सर फ्लूइड कौन सा होता है? स्नोवियल फ्लूइड होता है क्या ये? साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, अच्छा वही, अच्छा ठीक ठीक, ठीक है। ओके।
तो ये सेम है, इसी को कहते हैं हर्निएटेड, हर्निया हो गया ना, हर्निएटेड डिस्क, ये बाहर निकल जाता है। ये जो बाहर एक्स्ट्रा जो निकल गया उसको फिर हम बाहर निकाल देते हैं। कई स्टेजेस हमने देखा। कारण क्या है? ट्रॉमा, आघात अगर पड़ गया है, एक्सीडेंटल कंडीशंस में, ओबेसिटी कंडीशन में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करते हैं तो भी ये बहुत होता है। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं ना, जिम जो करते हैं, उनमें ये जनरली बहुत आगे जाके आते हैं, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करने से, और कोई प्रीवियस हिस्ट्री है स्पॉन्डिलोसिस का तो भी होता है, पहले का कोई हिस्ट्री। मसल वीक है तो लंबे समय तक स्टैंडिंग डिफिशियंसी की वजह से, लॉन्ग पोस्चर की वजह से। हाँ जी, और ऑब्सिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है, मोटापा के बढ़ने की वजह से भी हमारे स्पाइन पे क्या होता है? दबाव पड़ता है। पेन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकुलर नर्व्स, रेडिकुलोपैथी। एग्जांपल साइट का, देखो साइट का ना, इसी से ये साइट का भी एक बैक पेन ही है, जो हमारे सबसे लंबा नर्व्स होता है साइटिक नर्व्स, जो हमारे धीरे धीरे सेक्रम के पास से निकलते हुए हील तक जाता है। पेन होगा, पेन इन द रिस्पेक्टिव लिम्स, टिंगलिंग, नमनेस, मसल वीकनेस इन लंबर केसेस में, बैक एक्सट्रक्शन रिलीव्स पेन एंड फॉरवर्ड बैंडिंग वेटेड पेन्स। सेम इसमें भी हम एनाल्जेसिक देते हैं, मतलब पेन किलर्स देंगे, द पेन किलर्स, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नर्व्स टॉनिक्स, स्टेरॉइड्स, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, एंड देन द लास्ट वन इज सर्जरी। ये कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से देते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। योगा में आसन, आप पोस्चर करेक्शन वाले आसन सारे करवाओ, है ना, स्पाइनल से रिलेटेड सारे आसना इज वेरी गुड, जैसे कि मार्जरी आसन, ऑल्सो कोबरा पोस्चर, कटी चक्रासना, मकर आसन, भुजंगासना, सलभ आसन, ये अच्छा है। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, रिलैक्सिंग, डीप ब्रीदिंग। स्ट्रेस है तो फिर आप योग निद्रा या ओम चैंटिंग, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। त्राटक भी ऑल्सो अच्छा है, अंतर्वाही त्राटक, मन को शांत करने के लिए। क्या नहीं कर सकते? पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बैंडिंग, सारे फॉरवर्ड बैंडिंग अवॉइड करना है, ठीक है। शीर्षासन नहीं कर सकते। अगर सर्वाइकल पेन है तो जलंधर बंद नहीं करना। इनिशियल स्टेज में कपालभाति नहीं करना, क्योंकि वो जोर पड़ता है स्पाइन पे। और भस्त्रिका भी नहीं करना है, ठीक है। साइट का सेम चीजें हैं। साइट का होता है हमारे सेकुलर नर्व से होते हुए लिम्स तक, लोअर लिम्स तक जाना पेन, तो साइट का पेन स्लिप डिस्क की वजह से हो सकता है। साइट का पेन, मसल स्पैजम, मसल स्पैजम होता है कि मसल जो खिंच जाता है, मसल स्पैजम। एक्सरसाइज करते वक्त कई बार क्या होता है? मसल पुल हो जाता है, खिंच जाती है। एक्सेसिव अगर एक्सरसाइज करेंगे तो मसल स्पैजम। ये मसल्स का है, आपने मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा, पेरिफॉर्मिस मसल्स कहाँ होता है? तो बताइए एक व्यक्ति, पेरिफॉर्मिस मसल कहाँ होता है? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर मस्कुलर सिस्टम। किसी को नहीं पता? होमवर्क रहा, चलो पढ़ के आना। अभी 2-3 चीजें मैंने होमवर्क दिए, कल पूछूंगा। टाइम हो रखा है, सॉरी आज मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लिया। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? एनी डाउट? कल पूछ लेना, लिख लेना, कल पूछना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक द यू सर। सेशन।